एक बार फिर से स्वागत है सभी विद्यार्थियों का सोडियम एकेडमी की इस नई यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला का एकदम बोर्ड एग्जाम में जैसे पेपर आता है उसी पैटर्न पर पढ़ाएंगे आप लोगों को। देखिए, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई है। चार सांद्रता आपके पास है। पहली है नॉर्मलता, दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा है मोलरता और चौथी है मोलरता। तो कह रहा कि इन चारों में से कौन ऐसी सांद्रता है जो तापमान से स्वतंत्र है, मतलब तापमान पर निर्भर नहीं करती। तो देखिए, जिस सांद्रता में आयतन होता है वह तो तापमान पर निर्भर करेगी, लेकिन जिस पर आयतन नहीं होता, जिसमें आयतन नहीं होता है, वह तापमान पर निर्भर नहीं करेगी। नॉर्मलता के फार्मूले में आयतन होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के फार्मूले में आयतन होता है, मोलरता के फार्मूले में आयतन होता है। लेकिन मोलरता एक ऐसी सांद्रता है जिसमें आयतन का कोई पद नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात मोलरता। इसका मतलब तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई है, आपका आंसर हो जाएगा मोलरता। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो आपके पास ऑप्शन है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर की पावर -2 सेकेंड की पावर -2, सेकेंड इनवर्स, चौथा है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आपको बता दें कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका जो मात्रक होगा वेग स्थिरांक के लिए वो होगा सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सेकेंड इनवर्स अर्थात प्रति सेकेंड एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ग है, बेंजल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल प्राप्त होता है। चार अभिक्रिया है, इन चार अभिक्रियाओं में किस अभिक्रिया द्वारा बेंजल्डिहाइड से बेंजील अल्कोहल प्राप्त होगा? ऑप्शन ए एल्डोल संघनन अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी है अर्थात सेकेंड ऑप्शन कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा, थर्ड ऑप्शन है गाटर-मानकोव अभिक्रिया द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है स्मिथ अभिक्रिया। देखिए, बेंजल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है, बेंजीन बनाना है और उसके ऊपर CHO, ये बेंजल्डिहाइड होगा। और अगर इसकी अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो एक अणु आपका बेंजीन अल्कोहल में बदलेगा और एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में। तो यहाँ दो अणु लेना होगा। तो ये क्या हुआ, ये कौन सी अभिक्रिया है? कैनिजारो अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर घ है, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, तीसरा बेंजीन सल्फोनेमाइड, चौथा फेनिल आइसोसाइनाइड। तो आपको बता दें जो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है वह होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, अर्थात ये फार्मूला हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो जो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड अर्थात बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए, अगला क्वेश्चन है अंक नंबर अर्थात 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? चार क्षारक आपके पास है, आपको बताना है कौन सा ऐसा क्षारक है जो डीएनए में उपस्थित नहीं होता। अर्थात इन तीनों में से, चारों में से तीन तो उपस्थित होते हैं लेकिन एक नहीं उपस्थित होता है, यही आपको बताना। पहला है एडेनिन, थायमिन, यूरेसिल और ग्वानिन। तो आपको बता दें यूरेसिल
यूरेसिल एक ऐसा क्षारक है जो डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अर्थात यूरेसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं। आपको 180 ग्राम जल दिया गया है और बताना है कि 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 मोल, फिर 18 मोल अर्थात 18 मोल, फिर 10 मोल 10 मोल, 100 मोल 100 मोल। तो देखिए इसको कैसे निकालना है। जल में 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं, तो जो जल का द्रव्यमान दिया है, जल का द्रव्यमान वो दिया है 180 ग्राम। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे और जल का सूत्र होता है H2O। तो जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 1 × 2। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, 2 बार इसलिए 2 से गुणा प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 2 1 कम 2 प्लस 16, 16 2 18 ग्राम प्रति मोल। तो देखिए जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होगा जल का द्रव्यमान अपान जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान। और जल का द्रव्यमान आपको कितना है 180 ग्राम, तो 180 बटे जल का मोलर द्रव्यमान 18, ये हो जाएगा 18 × 18 18 का 180 10, अर्थात जल की मोलों की संख्या कितना है 10। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 10 मोल एकदम सही आंसर होगा। आप लोग बता दें बोर्ड एग्जाम में पहले क्वेश्चन में 6 ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिसको हमने करा दिया, फिर दूसरे क्वेश्चन में 4 प्रश्न रहेंगे। तो जैसे बोर्ड में पेपर आता है जिस टाइप से उसी टाइप को लेकर आए हैं। तो पहले में 6 ऑब्जेक्टिव होता, 6 ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया। दूसरे में 4 प्रश्न आते हैं का, खा, गा और घा। तो जिसमें से एक प्रश्न हमारा ये है, तो देखिए दूसरे का दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब, दो द्रव है आपके पास, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, और जिसका वाष्प दाब क्रमशः मतलब क्रम से ए का वाष्प दाब 80 और बी का वाष्प दाब 60। तो दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर तथा 60 मिलीमीटर हैं। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। मतलब दो द्रव हैं, ए का वाष्प दाब 80 है, बी का वाष्प दाब 60 है, और ए के 3 मोल ले लिया जाए, बी के 2 मोल ले लिया जाए और दोनों को मिला दिया जाए। मिलाने पर जो मिश्रण तैयार होगा, जो विलयन तैयार होगा, वह कुल कितना दाब डालेगा ये हमें बताना। अलग अलग दाब तो हमें पता है कि ए का वाष्प दाब 80, बी का वाष्प दाब 60, लेकिन इनके 3 मोल और 2 मोल लेकर इनको मिला दिया जाए। मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होगा, जो विलयन तैयार होगा, वह कितना दाब डालेगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इसको हम आप लोग के सामने डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए ए, दो द्रव ए तथा बी का वाष्प, द्रव ए है, द्रव का जो नाम है वो ए है, वाष्प दाब कह रहा तो वाष्प दाब को पी से ए लिख दिया गया, तो मतलब पी का वाष्प दाब, सॉरी ए का वाष्प दाब कितना 80। उसके बाद पी माने वाष्प दाब, बी लिख दिया गया तो बी का वाष्प दाब कितना 60। ए के 3 मोल, तो ए के मोलों की संख्या, मोलों की
3। इसी तरह बी के मोलों की संख्या वो कितनी है? 2। अब हम निकाल लेंगे बी के मोलों की संख्या। अब हम ए का मोल अंश निकालेंगे। ए का मोल अंश, हम मोल अंश को x से प्रदर्शित करें और यहाँ पर a लिख दें तो इसका मतलब होगा a का मोल अंश। तो फार्मूला होगा a के मोलों की संख्या बटे a के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। ए के मोलों की संख्या कितना है? 3। बी के मोलों, ए के मोलों की संख्या फिर 3 और बी के मोलों की संख्या 2। 3 बटे 3 2 5। अब इसको हल करेंगे तो 0.6। तो हमारा निकल कर आया ए का मोल अंश। अब हम इसी प्रकार निकाल लेते हैं बी का मोल अंश। बी का मोल अंश, देखिए ए का मोल अंश निकाला गया तो ए के मोलों की संख्या ऊपर रखी गई थी। अब की बार बी का मोल अंश निकालना है तो बी के मोलों की संख्या ऊपर लिखा जाएगा। बी के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या। अब बी के मोलों की संख्या कितना है? 2। यहां लिखेंगे 2 बटे ए के मोलों की संख्या 3, बी के मोलों की संख्या 2। तो ये हो जाएगा 2 बटे 3 2 5। ये हो जाएगा 5 चौक 20। अगर इसको मोल अंश को हम एक्स बी से करें, बी के मोल अंश को एक्स बी से, तो देखिए फार्मूला होगा हमारा, कुल दाब पूछ रहा है ना, का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो पी कुल बराबर होगा PA इंटू एक्स ए प्लस PB इंटू एक्स बी। अब PA की वैल्यू ये 80 गुणे XA की वैल्यू यहाँ 0.6 प्लस PB की वैल्यू ये 60 फिर गुणे XB की वैल्यू 0.4। 8 48 होगा। एक 0 है, एक दशमलव बाद एक अंक, उसका काम खत्म। इसी तरह 6 चौको 24, एक 0 है, दशमलव बाद एक अंक है, काम खत्म। अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 8 4 12, 4 2 6 1 हासिल 7। यहाँ पर दाब का मात्रक मिलीमीटर था तो यहाँ भी हम मिलीमीटर लिख देंगे। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए दूसरे के खाब परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया गया है, इसलिए आगे आने की संभावना ज्यादा है। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, तो इस प्रकार से हम हेडिंग डालेंगे परासरण दाब और उसका उत्तर लिख देंगे कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक वाह्य दाब
जो परासरण की क्रिया होती है उसको रोकने के लिए कि परासरण की क्रिया ना हो, रुक जाए, उसके लिए हमें बाहर से दाब लगाना पड़ता है। तो जितना हम दाब लगाते हैं वही हमारा क्या होगा, परासरण दाब। अर्थात परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। देखिए दूसरे के काम में है, भारानुसार 30% गिलसराल के जलीय विलयन में गिलसराल के मोल अंश की गणना कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, इसका जो सॉल्यूशन होगा बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्नानुसार प्रश्न जैसे कह रहा है उसी के अनुसार करना, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। भारानुसार 30% गिलसराल, गिलसराल भारानुसार 30% है, अर्थात ये जो गिलसराल का द्रव्यमान होगा वह होगा 30 ग्राम। अगर भारानुसार कहीं परसेंटेज दिया रहे, भारानुसार कहीं परसेंटेज दिया है तो जितने परसेंट दिया रहेगा वही आपका द्रव्यमान हो जाएगा। तो गिलसराल के जलीय विलयन में तो इस क्वेश्चन से पता चला कि एक भाग गिलसराल है, आगे कह रहा है जलीय विलयन, तो इसका मतलब दूसरा भाग जल है। तो जल का द्रव्यमान, देखिए भारानुसार कह रहा मतलब 100% पर होगा, जब भारानुसार होगा तो 100% पर मतलब 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में 30 ग्राम आपका गिलसराल हुआ, 100 ग्राम में 30 ग्राम गिलसराल हुआ, बचा कितना 70, तो 70 ग्राम आपका जल हो जाएगा। क्योंकि मोल अंश कह रहा निकालने के लिए, मोल अंश के लिए आपको मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। जितने पदार्थ हैं इसमें, एक पदार्थ गिलसराल एक पदार्थ जल, दोनों के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें पहले मोलर द्रव्यमान निकालना है, तब जो है मोलों की संख्या निकालना, तब जाके लास्ट में मोल अंश हम लोग निकाल पाएंगे। तो आइए निकालते हैं पहले गिलसराल का मोलर द्रव्यमान। तो गिलसराल का फार्मूला दे रखा क्वेश्चन में, C3H8O3 का मोलर द्रव्यमान, देखिए कार्बन कितने हैं 3, कितने हैं 3, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 8, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं 8, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 12 3 36, 8 एकम 8 और 16 3 48, तीनों को हम जोड़ लेंगे, इधर कहीं साइड में जोड़ लेते हैं, 36 48 और 8, 8 8 16 6 22, 3 और 4 7 और 2 हासिल 9, ये हो जाएगा 92 ग्राम प्रति मोल। एक बार फिर से चेक कर लेते, 12 3 36, 8 एकम 8, 16 3 48, 8 8 16 4 20 2 22, 4 3 7 2 9, सही। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे जल का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान। तो H2O का जो मोलर द्रव्यमान होगा, हाइड्रोजन 2 बार है, 2 करेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 तो 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 2 एकम 2 प्लस 16 और 16 2 18, ये हो जाएगा ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। अब देखिए मोलर द्रव्यमान हमें मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या। पहले हम गिलसराल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए गिलसराल के
संख्या। आपको बता दें मौलिक संख्या कैसे निकालना है। गिलसराल में है जल, तो जिसका मौलों की संख्या निकालना हो उसका द्रव्यमान लिखेंगे, तो लिखेंगे गिलसराल का द्रव्यमान, गिलसराल का द्रव्यमान बटे गिलसराल, गिलसराल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और गिलसराल का द्रव्यमान कितना दिया है 30। इसका मोलर द्रव्यमान हमने कितना निकाला 92। तो देखिए 30/92 आया है। जब 30 में 92 से भाग देंगे तो कितना आएगा आप चेक कर सकते हैं। 92 से 30 में भाग देना है, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ बढ़ा देंगे 0। तो 9 त्रिक 27, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 9 त्रिक 27, 10 में से 6 गए 4, बचा 9, 9 में से 7 गए 2। अब भाग नहीं जा रहा, दशमलव आप एक बार लगा चुके, पुनः 0 बढ़ा सकते हैं। 3 बार में तो ज्यादा हो जाए क्योंकि 276 रहा, 240, तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.32। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। फार्मूला हो जाएगा जल अर्थात H2O का द्रव्यमान बटे H2O का मोलर द्रव्यमान। H2O का द्रव्यमान कितना है, H2O का द्रव्यमान यहाँ दिया है 70 और मोलर द्रव्यमान कितना निकालेंगे 18। तो ये भी तो 2 से कट जाएगा, तो 2 9 18, 35 दूना 70 और 9 से जब 35 में भाग देंगे तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ज्यादा हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 15 में से 7 गए 8, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे 0, 9 9 81, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार ले जाइए, 9 8 72, फिर 8 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर आपका 8 बार ही जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 3.88। अब मोलों की संख्या तो निकल आई है, अब मोल अंश हमें निकालना है। तो देखिए अब इनकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। किसका मोल अंश कह रहा है, गिलसराल। तो आप समझिए यहां से गिलसराल का मोल अंश, जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या को हम ऊपर रखेंगे, अर्थात यहां लिख सकते हैं गिलसराल के मोलों की संख्या बटे, अब हर में जितने भी पदार्थ हैं उनके मोलों की संख्या को नीचे ऐड कर देना है। गिलसराल के मोलों की संख्या प्लस, अब एक पदार्थ कौन सा है, जल, तो जल के या नीचे लिख दे रहे हैं मोलों की संख्या। देखिए गिलसराल की जो मोलों की संख्या है वो कितना आया है 0.32। ये यहाँ गिलसराल की मोलों की संख्या
बटे फिर गिलसराल की मोलक संख्या 0.32 प्लस जल की मोलक संख्या ये है 3.88। अब इसी को हल करना है 0.32। अब इसको आप जोड़ सकते हैं ऐसे 3.88 में 0.32 ऐड करना है तो 8 2 10 होगा और 8 3 11 एक हासिल 12.3 में जोड़ दीजिए 4 तो यह आ जाएगा 4.20। अब देखिए क्या करना है, दशमलव के बाद 2 अंक, इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव हटा देंगे क्योंकि अंकों की संख्या ऊपर और नीचे दोनों जगह बराबर है तो ये हो जाएगा 32/420। अब देखिए अभी ये कट सकता है, अगर हम 4 से काटे तो 4 8 32 होगा और 4 एकम 4 0 और 4 पंचे 20। अब क्या करना है, 8 में 105 से भाग देना है। देखिए जब 8 में 105 से भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 0.07। दशमलव के 2 अंक तक बहुत है तो ये हमारे इस क्वेश्चन का ये जो आंसर आया गिलसराल का मोलंस वो आया 0.07 का। घ नंबर करा उपसंयोजन यौगिक CuNH3 का होल 4SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर का क्वेश्चन है, देख लीजिए बहुत ही आसान है। देखिए किसका पूछ रहा है, कॉपर का, तो जिस भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा उसको हम x मान लेंगे। तो लिखना है कि माना CuNH3 का होल 4 SO4 में कॉपर की आशा लिख देंगे, मतलब ऑक्सीकरण संख्या x है। देखिए कॉपर का हमसे पूछ रहा है, कॉपर का हमने x मान लिया है तो कॉपर के स्थान पर लिखेंगे x प्लस NH3। NH3 इस प्रकार से लिखा जाता है, इस पर कोई आवेश नहीं, इसलिए NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, परंतु NH3 4 बार है तो 0 को भी 4 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस SO4 इस सल्फेट आयन 2 माइनस होता है, सल्फेट आयन में 2 माइनस होता है इसलिए SO4 के स्थान पर रखेंगे -2, सबका रख गया इसलिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे और आगे बढ़ा देंगे 0। अब इसको जब हल करेंगे तो x प्लस माइनस का माइनस और ये 2 बराबर 0। आगे इसको हल करेंगे तो x बराबर 0 प्लस 2, लेफ्ट में -2 में है, आगे दाहिने तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि जब 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो लिख देंगे कि अतः CuNH3 का होल 4 SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। देखिए आज हम लोगों ने पहले में 6 प्रश्न किए और दूसरे में 4 प्रश्न किए और आपके बोर्ड एग्जाम में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां 7 क्वेश्चन आते हैं। 7 में से हमने आज 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। कल की डेट में अर्थात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन तीसरा और चौथा हल करेंगे, उसके बाद फिर पांचवा, छठवा और सातवें को हल करेंगे। मतलब एक सेट यदि हमें तैयार करना है एक मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम का तो हमें 3 वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 3 दिन लगेगा। तो आज हम जो है आपका यही सेशन खत्म करते हैं, जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रहेंगे।